नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाई रिच स्टार पर। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। साथियों, अभी हाई रिच का अपडेट जो मिला है हमको, उसमें ए टू जेड हमारे सर के द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अभी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर हमारा पैसा कब तक मिलेगा, और ये सारा प्रोसेस बस यही है कि ये जल्द ही फाइनल हो जाएगा और जल्द ही सॉल्व हो जाएगा, जल्द ही हमारा हाई रिच कमबैक करेगा। इसी तरह से लोग कह रहे हैं कि ये अपडेट सुनते सुनते हम परेशान हो चुके हैं, हमारा पैसा कब तक मिल पाएगा ये बताइए। तो देखिए, अभी जो हमारा सिचुएशन है वो हम सबको पता है कि हमारा कोर्ट में चल रहा है। इसके लिए ए टू जेड प्रोसेस हमारे सर के द्वारा एक मीटिंग में बताया गया है कि किस तरह से अभी स्ट्रेटजी बनी हुई है, किस तरह से हमारा काम अभी न्यूटन लॉ कम्युनिटी कर रही है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी पूरी टीम को ज़रूर फॉरवर्ड करिए, उनको ज़रूर बताइए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को और ये समझते हैं कि हाई रिच अभी कब तक हमारा कमबैक कर पाएगा। तो हम सभी अपने हाई रिच से बहुत प्यार करते हैं। हाई रिच नाम का ये जो कॉन्सेप्ट है देने वाले हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुदेव हमारे केडी प्रतापन सर और हमारी मातृशक्ति जो है हमारी श्रेना मैडम, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतना शानदार कॉन्सेप्ट दिया है कि हम लोगों ने खूब खूब इसको एंजॉय किया। 7 साल 8 साल जब तक हमारा हाई रिच चल रहा था, कंपनी ने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, सभी को पैसा दिया और हम लोगों ने भी फुल एंजॉयमेंट किया। पैसा क्या हमें पता ही नहीं था, ऐसा खर्चा करते थे साहब। जिन्होंने भी वो समय देखा है जो पहले से है, जैसे हमारे नरेश नाग साहब ने तो और पहले से हम लोगों के, तो उन्होंने देखा है हरीश ने इतना पैसा दिया है कि हमने कभी पैसे की परवाह ही नहीं करी। सही बात तो ये, इतना खर्चा किया। जो भी है, हाँ डोनेशंस दे देंगे, हाँ ये कर देंगे, इसको दे दिया उसको दे दिया। लेकिन अभी ये पिछले 15 महीने में पैसे की वैल्यू क्या होती है ये हम सभी ने समझ लिया कि पैसा जब आता है तब हमें उसको वैल्यू नहीं होती है। लेकिन किसी कारण से अगर पैसा अगर रुक जाता है तो उस एक एक पाई की क्या कीमत है ना, वो अभी हम सब लोग जान रहे हैं, और शायद इसीलिए सभी लोग बहुत परेशान हैं। तो अब आज थोड़ा सा सेशन जाएगा ऊपर, जाने आप दीजिए, क्योंकि बहुत सारा लोगों के मन में कंफ्यूजन है। आज बहुत कंफ्यूजन है, पता नहीं किस बात को लेकर कंफ्यूजन है। लेकिन चलिए, मैं अब थोड़ा सा यूट्यूब्स पर इधर उधर से आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन जरूर मिली है, लेकिन फिर भी एक अर्निंग ईगल को लेकर आप लोगों को एक आप आश्वस्त है कि यहाँ से जो जानकारी मिलेगी वो कॉन्क्रीट होती है। तो बिल्कुल हम उसको देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। हम लोगों ने समय जरूर लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। थोड़ा टाइम लगा, कुलदीप सर का स्वास्थ्य एक सबसे बड़ा इशू था, लेकिन जैसे ही सर को समय मिला तो सर ने अपनी लीगल टीम से और भी जहां जहाँ के सर के जो इन्फॉर्मेशन हैं, जो स्रोत है, वहां से उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्राप्त करी। और आज हमें दोपहर में संदेश प्राप्त हुआ कि अपडेशन रखना है। आज हमारे हसन सर का सेशन था, लेकिन आज उसको थोड़ा सा कैंसिल करके आज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सभी लोग काफी परेशान थे, तो ये हमको करना ही था। 2-3 बातें थी। एक तो अर्निंग ईगल जो 15 महीने से आपके साथ सुख दुख में खड़ा हुआ है, आपको हर अपडेशन दिया है, लेकिन अचानक कुछ संगठन निकल कर आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, आप खुद समझदार है, और लोगों का अचानक एकाएक उनके तरफ ध्यान आकर्षित हो जाता है। मुझे एक बात आप समझाइएगा, जो लोग भी अभी दूसरे पार्ट्स में आएंगे वो लोग बताएंगे आपको कि 15 महीने से अर्निंग ईगल आपका साथ दे रहा है, आपको अपडेशंस दे रहा है, लेकिन अचानक से ये जो संगठन जो निकल कर आए हैं, इमर्ज हुए हैं, ऑकर हुए हैं, तो ये पहले क्यों नहीं आए? जब हमारा केस चालू हुआ था और जब ये पैनल भी लगभग बंद होने जैसा था उस वक्त हमारे ग्रेट कुलदीप सर ने इस पैनल में जान डाली, अपना पूरा जितना भी उनका एनर्जी था वो लगाया, त्याग किया, तपस्या करी उन्होंने, तब किया एक्चुअली। और हम सब लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हो रहे हैं, तो तब ये संगठन कहाँ गए थे? अभी प्रश्न उठ रहे हैं कि सर ये संगठन क्या है, इसने क्या किया? अभी जैसे मैं आपको बताया कि इसके पहले एक और इसी प्रकार की चीज हुई थी कि 34-35 केसेस थे हमारे। हम लोगों ने इसी प्रकार से कोई संगठन आया, वहां हमने फॉर्म भरा और अचानक से 62 केस हो गए। हालांकि वो तो हमारा न्यूटन लॉ, हमारा लीगल टीम बहुत स्ट्रांग था, तो जीत गए। अभी वो हम केस हाई रिच श्रीना मैडम जीते, हमारे वो केस डिस्पोज ऑफ हुआ। उस केस के बारे में भी बताऊंगा आपको कि कौन सा केस था, वो क्या था, है ना। जब मैं अच्छी अच्छी बातें करूंगा तो वो डिस्पोज ऑफ वाली बातें भी मैं करूंगा। लेकिन उस डाटा का कहीं ना कहीं मिसयूज हुआ। आज हम कहीं पर भी कोई भी डाटा डालते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी हमको चेक करना चाहिए कि ये हमारा डाटा कहीं मिसयूज नहीं हो। बस मेरे को एक ही चीज कहना है, बाकी तो हमारे जब गुरुदेव आएंगे वो आपको, आप कहीं पर भी फॉर्म भरे, मैं सिर्फ यहाँ हाई रिच की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर भी आप जब भी साइन करते हैं, फॉर्म भरते हैं, अपना डिटेल्स डालते हैं, डाटा डालते हैं, आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें किसी का भी। अभी अर्निंग ईगल में यहाँ पर तो आपको कुछ ऑथेंटिसिटी देखना नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अपना जो है दिल से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हम सब दिल से ही यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो यही मेरे को आज थोड़ा सा कहना था आप लोगों को कि बहकावे में मत आइए, बहुत सारे लोग बहकाने की कोशिश करेंगे आपको। तो आप जो है अर्निंग ईगल पे आपने इतना भरोसा किया है, तो कुछ तो भरोसा आप लोगों का है कि अभी पार्टिसिपेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, आप देखिए। तो वो यही कारण है, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल सत्य प्रस्तुत किया जाता है आपके समक्ष। तो मैं भी आज सत्य ही रखूंगा आपके समक्ष। चलिए मैं डायरेक्टली अपडेशंस पर आता हूँ। तो मैं भी इतनी बात आप लोगों से इसलिए करी कि आप लोगों ने बता दिया होगा कि आज जो है स्पेशल अपडेशन है। अभी सभी साथी लोग जो हाई रिच के हैं, आपको फोन लगा के आप बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बाद में फिर कंफ्यूजन होता है, फिल्टरिंग करके आपके पास में न्यूज आती है कि यार उन्होंने ऐसा बोला था और ये, लेकिन मैं एक एक चीज आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए मैं अच्छी चीज से स्टार्ट करता हूँ। 28 मार्च का जो हमारा एक अपडेशन है, पहले थोड़ा इंग्लिश में बोलूंगा मैं आपको और फिर उसका हिंदी कर दूंगा मैं। जस्टिस कौसर अड़ापागात, ये हमारे जस्टिस थे इस केस में, और ये 28 मार्च वाला जो हमारा ऑर्डर है जिसमें कि डिस्पोज ऑफ हुआ था, केस WPCRL नंबर 276, ये 276 वाला हमारा केस था और क्राइम नंबर था 10702023। ये हमारा 1070, ये हमारा FIR नंबर, बस यही एक FIR नंबर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ चेरपू पुलिस स्टेशन थ्रिसुर। इसमें जो पिटिशनर है श्रेना श्रीधरन मैडम, हमारे एडवोकेट्स TK राजेश कुमार, मनोज V जॉर्ज, TN बंधु, जिजो जोस, ऋत्विक कृष्णा। रिस्पोंडेंट्स में स्टेट ऑफ केरला, पूरा केरला से लड़ रहे हम लोग, है ना। और ये वाला केस जीते हम लोग, है ना। 28 मार्च को जो डिस्पोज हुआ, ये हम केस जीते हैं। देखिए कैसे जीते और मनोज V जॉर्ज सर का कैसा दिमाग चला है, ये बताऊंगा आपको। ये स्टेट ऑफ केरला जो रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ केरला, डिपार्टमेंट ऑफ होम डिपार्टमेंट से जो भी हमारे जो दस्तावेज आते हैं वहां से ऊपर से, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ होम है। गवर्नमेंट ऑफ सेक्रेटरीट तिरुवनंतपुरम और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP पुलिस हेडक्वार्टर्स जो है ये यहाँ से ही आता है। इनके एडवोकेट श्री P नारायणन SPL GP2 DGP एंड एडिशनल PP, इनके जो है श्री सज्जू S सीनियर GP। दिस रिट petition criminal have come up for admission on 28/3/2025. The court on the same day delivered the following judgment बता रहा हूँ आपको। The petitioner is the accused in several crimes pending across different police stations of the Kerala state. In the writ petition, details of 42 crimes have been mentioned. The petitioner has filed these writ petitions to give a direction to the second respondent to strictly comply with section 35(3) of the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita BNSS 2023 and the guidelines laid down in Arnesh Kumar versus State of Bihar 2014 B section 273 while proceedings against her. I heard Shri Rajesh Kumar TK, the learned counsel for the petitioner, and Shri P Narayanan, the learned senior public prosecutor PP. The Deputy Superintendent of Police DYSP District Crime Branch Thrissur Rural has filed a statement. In the said statement, it is stated that 67 crimes have been registered against the petitioner. 67 crimes हमारे खिलाफ में थे पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, है ना। It is up to the police officer. It is up to the police officer concerned to decide whether the arrest of a person is necessary against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he had committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years, whether with or without fine, on satisfaction of the conditions mentioned in subsections 3 of section 35 of the BNSS. Issuance of notice under subsection 3 of section 35 of the BNSS arises only in case where the arrest of a person is not required under subsection 1 of the section 35 of the BNSS. Hence, no blanket order can be issued as prayed for in this writ petition that in all the crimes registered against the petitioners noticed under section 35(3) of the BNSS has to be issued. Having heard both sides, this writ petition is disposed of as follows. In all the cases registered against the petitioner across the various police stations in Kerala and shown in writ petition as well as in the counter statement, the police officers concerned shall take a decision whether the arrest of the petitioner is necessary in terms of subsection 1 of section 35 of BNSS. In those cases where the police officers decides that the arrest of the petitioner is not required under subsection 1 of section 35 of BNSS, necessarily
notice under section 35(3) of BNSS shall be issued to the petitioner. The petitioner shall produce a copy of this judgment before the concerned investigating officers. SD ये जो जज का नाम है डॉक्टर कौसर अडापाकात, ये हमारे जज है। अब देखिए इसका कहीं पर भी किसी भी यूट्यूब के अंदर मेंशन नहीं था। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंदी बताता हूं मैं आपको कि ये केरल के एर्नाकुलम स्थित उच्च न्यायालय में हमारे जो माननीय जो न्यायमूर्ति है कोसर अडप्पागात, शुक्रवार का दिन था 28 मार्च 2025। ठीक है, यहाँ पर जो केस का जो संख्या है वो बता देता हूँ, 276 ये केस डिस्पोज ऑफ हुआ। ठीक है, यहाँ पर जो याचिकाकर्ता थी, जैसे मैंने आपको पिटिशनर बताया था कि हमारी सेरेना मैडम थी, सेरेना मैडम की उम्र यहाँ पर 34 साल बताई गई है और पूरा उनका एड्रेस दिया है। हमारे जो वकील है वो TK राजेश कुमार, मनोज वी जॉर्ज, TN बिंदु, जीजो जोस, ऋत्विक कृष्णा, ये सब थे। और जो प्रतिवादी थे वो पूरा केरल सरकार है और पुलिस महानिदेशक DGP ये लोग हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर अगर हम इसके आगे चले तो इनके जो वकील है वो श्री P नारायणन, विशेष GP DGP और अतिरिक्त PP उनके PP का नाम है श्री सज्जू S, वरिष्ठ GP है ये। ठीक है, तो यह रिट याचिका जो है आपराधिक, क्योंकि क्रिमिनल इसमें आ रहा था, 28/3/2025 को सुनवाई के लिए आई थी। उस दिन न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किए। अब ये निर्णय कुछ इस प्रकार का है कि याचिकाकर्ता केरल राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में लंबित कई अपराधों में आरोपी है। रिट याचिका में 42 अपराधों का विवरण दिया गया है। याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दूसरे प्रतिवादी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को संक्षेप में ये लोग कहते हैं BNSS की धारा 33(3) और अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014-8 SCC 273 में निर्धारित दिशा निर्देशों का उसके खिलाफ कार्रवाई करते समय सख्ती से पालन करने का निर्देश देने के लिए दायर की है। ठीक है, मैंने जज साहब कह रहे, मैंने श्री याचिकाकर्ता के विद्वान वकील राजेश कुमार T, ये हमारे वकील हैं, तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री P नारायण, पुलिस अधीक्षक जिला अपराध शाखा त्रिशूल ग्रामीण ने एक बयान दर्ज किया है। उक्त बयान में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 67 अपराध दर्ज किए गए हैं। मतलब 42 थे और उसके बाद में जब उनको कंपाइल करने के लिए कहा गया तो अपराध बढ़कर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के 67 हो गए। हमारे खिलाफ 67 अपराध दर्ज हुए थे। यह तय करना संबंधित पुलिस अधिकारी पर निर्भर है। जज कह रहा है कि यह तय करना संबंधित पुलिस अधिकारी पर निर्भर है। WPCRL संख्या 276 ऑफ 2025 KER 26825, क्या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है? क्या किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है जिसके विरुद्ध उचित शिकायत की गई हो या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो या उचित संदेह हो कि उसके कोई संज्ञेय अपराध किया है उसने, जिसके लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम हो सकती है या जो जुर्माने के साथ या उसके बिना 7 वर्ष तक हो सकती है। BNSS की धारा 35 की उपधारा 3 में उल्लिखित शर्तों की संतुष्टि पर BNSS की धारा 35 की उपधारा 3 के तहत नोटिस जारी करना केवल उन मामलों में होता है जहां BNSS की धारा 35 की उपधारा 1 के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। इसीलिए इस रिट याचिका में प्रार्थना के अनुसार कोई व्यापक आदेश जारी नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज सभी अपराधों में BNSS की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस रिट याचिका का निपटारा इस प्रकार किया जाता है। केरल के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज सभी मामलों में और रिट याचिका के साथ साथ जवाबी बयान में दिखाए गए सभी मामलों में पुलिस ने संबंधित अधिकारी यह निर्णय लेगा कि BNSS की धारा 35 की उपधारा 1 के अनुसार याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी आवश्यक है या नहीं। उन मामलों में जहां पुलिस अधिकारी यह निर्णय लेता है कि BNSS की धारा 35 की उपधारा 1 के अंतर्गत याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, यहाँ याचिकाकर्ता को BNSS की धारा 35(3) के अंतर्गत आवश्यक रूप से नोटिस जारी किया जाएगा। याचिकाकर्ता संबंधित जांच अधिकारियों के समक्ष इस निर्णय की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। हमारे जज साहब डॉक्टर कोसर अडप्पागात न्यायाधीश यहाँ ये साइन कर देते हैं। मैंने आपको इंग्लिश में भी पढ़ के सुनाया और हिंदी में भी पढ़ के सुनाया, सभी लोगों ने इसको सुना, लेकिन किसी ने भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि इस केस का हुआ क्या, 35(1) और 35(3) क्या है। चलो सबसे पहले आपको बताता हूं 35(1) क्या है। BNSS धारा 35(a)
का जो प्रावधान है उसको, उसके अंदर क्या है कि पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में संज्ञेय अपराध करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की अनुमति देता है। मतलब जज ने डीजीपी को यह पावर दिया कि वो 35(1) BNSS धारा के अंतर्गत हमारी श्रीना मैडम जो कि याचिका करता है उसको गिरफ्तार कर सकता है। पुलिस अधिकारी को यह पावर है 35A के अंतर्गत कि पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में संज्ञेय अपराध करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की अनुमति देता है। और CRPC धारा जो है वो इसमें गिरफ्तारी की अनुमति देती है। चलिए अब देखते हैं 35(3) अगर पावर है इनके पास में कि ये मैडम को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन 35(3) क्या बोलता है, ये नागरिक सुरक्षा जो अधिनियम है क्या कहता है, क्योंकि ये जब तक हमको समझ में नहीं आएगा हमको पूरा ऑर्डर समझ में नहीं आएगा। नोटिस प्रक्रिया के बारे में 35(3) धारा 6 बताती है, विस्तार से बताती है, जिससे पुलिस के लिए उन मामलों में नोटिस जारी करना अनिवार्य हो जाता है जहां गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। चलिए अब इसको मैं आसान करके आपको बता देता हूं। तो ये जो दो मामले थे 35(1) और 35(3), पहले तो पुलिस को ये अधिकार था कि वो जो है याचिकाकर्ता जो हमारी श्रीना मैडम है उनको अरेस्ट कर सकता है, पर श्रीना मैडम अरेस्ट क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पुख्ता सबूत नहीं है और आपने अगर आपको इनको गिरफ्तार करना ही है तो आपको नोटिस जारी करना पड़ेगा। नोटिस जारी करना पड़ेगा मतलब आपको लिख कर देना पड़ेगा कि इन्होंने ये अपराध किया है। अब कुछ अपराध ही नहीं हुआ है तो वो लिखेंगे क्या? तो यहां पर सीधा सीधा केस जो है वो पिटिशनर के पक्ष में चला जाता है और ये केस डिस्पोज ऑफ हो जाता है, कंटेस्टेड अलाउड हो जाता है। तो ये कंटेस्टेड अलाउड होना मतलब कि याचिकाकर्ता के पक्ष में जाना, और याचिकाकर्ता कौन है? हमारी श्रीना। तो ये कुल मिलाकर आपको मैंने इस केस के बारे में बताया। ये केस था हमारा 276। अब 276 जो हमारा केस है, इसके बाद में एक और केस है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसके बाद में जो केस है वो उसका भी आपको केस नंबर मैं आपको बता देता हूं। चलिए 1532 CRL.MC है ना, इसके अंदर जो केस है 1532 इसका फाइलिंग नंबर है, और रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब ये हमारा केस हो जाएगा 1534 है। ये 17 फरवरी 2025 को इसका जो हियरिंग डेट था, और इसका जो नेक्स्ट डेट आया है वो आया 29 मई। अब देखिए इस केस के बारे में आपको बताता हूं कि 1534 क्या है। 1534 का जो नेक्स्ट हियरिंग डेट आया वो 29 में आया है, और इसी के साथ में हमारे दो केसेस चल रहे हैं, और 671 वो मैं बताऊंगा आपको क्या है, और 1407। ये आप ध्यान रखिएगा कि इस केस में जब ये सुनवाई होगी इसकी तो इसके साथ में इनका भी जिक्र आएगा। तो ये है, अब इसके बारे में वही है, धारा FIR नंबर 1070 से संबंधित है ये। तो एक चीज तो ये है। अब देखिए कि इसके अंदर एक जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग जहां पर गच्चा खा रहे सब लोग, यहां पर एक आता है नेक्स्ट डेट जो आता है ना, उसमें टेंटेटिव डेट लिखा रहता है कि जैसे 2 जून आई, 15 जून आई, उसमें आगे टेंटेटिव डेट लिखा रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय टेंटेटिव? टेंटेटिव यानी क्या होता है ना? तो इसका हिंदी होता है संभावित। जरूरी नहीं है कि यही अगली डेट है और बस ये बिल्कुल पत्थर पे लकीर हो गई है। तो टेंटेटिव का अर्थ होता है संभावित। अब आप देखिए 29/5/2025 इस केस की जो नेक्स्ट डेट आई है, उसमें एडमिशन पर्पज ऑफ हियरिंग है, वहां कुछ मतलब पेपर जमा करने होंगे या कुछ भी करना होगा, डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा, एडमिशन होगा, और एडजर्न्ड पोस्ट ऑन 29/5/25 अलोंग विथ CRMC 671/25। तो 671 वाला जो केस है उसको भी इसके साथ में जोड़ दिया गया। हमारे कई सारे केसेस चल रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया, और 671 के साथ में हमारा 1407 वाला केस भी है। तो अब ये सारे केसेस की सुनवाई एक साथ होगी, मतलब अगर एक केस होता है तो उसके साथ में दूसरे केसेस का भी होगा, सुनवाई होगी, और इसका जो बेस है वो 1070 FIR ही है। ठीक है, तो ये मैंने एक आपको चीज बता दी। अब इसके बाद में इसका एक ऑर्डर आया था। अब ये तो एक बहुत बड़ा ऑर्डर था, लेकिन एक छोटा सा ऑर्डर है। लर्नेड पब्लिक prosecutor shall cause the investigating officer to file a report touching upon the contentions raised in this CRL-MC। ठीक है, इसके अंदर ये जो हमारे जज थे VG अरुण थे इसके अंदर हमारे जज, और उन्होंने ये है ना विद्वान लोक अभियोजक जो PP है, जांच अधिकारी को इस CRL-MC पोस्ट में उठाए गए तर्कों को शामिल करते हुए एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहेंगे। तो इसके अंदर मतलब सीधी सी बात है कि हमारा जो 1534 वाला जो केस है जो कि 29 मई को होने वाला है, उसमें 3 केसेस समाहित है। अब 3 केसेस का बहुत कुछ है तो उसका इसलिए इट विल टेक टाइम।
तो सबको टाइम चाहिए रहता है। सामने वाला अगर एडवोकेट कुछ रखता है तो हमारे वकील को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए रहता है। हमारा वकील अगर कुछ रखता है तो सामने वाला वकील जो रिस्पोंडेंट्स का वकील है उसको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो ये कोर्ट का प्रोसीजर है, तो उसको फॉलो करना होता है। तो ये कि छोटा सा ऑर्डर था, इसका भी हिंदी करके मैंने आपको बताया। अब देखिए, अभी ये जो हमारा केस जो था 28 तारीख वाला जो डिस्पोज हुआ था, द केस इज डिस्पोज्ड ऑन कॉन्टेस्ट बाय द पार्टीज इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ और पिटिशनर। मतलब जब भी केस डिस्पोज होगा ऑन कॉन्टेस्ट पे जब भी डिस्पोज होगा तो ये पिटिशनर या प्लेंटिफ भी कहते हैं उसको, प्लेंटिफ याचिकाकर्ता के इतने सारे नाम है। It means the case which was pending before the court was allowed and property contested by both parties and the court has disposed of the case by passing judgment order. तो कोर्ट क्या करता है, याचिकाकर्ता के पक्ष में अपना फैसला सुनाकर उसकी जो कॉपी होती है या जो ऑर्डर होता है वो पास कर देता है। तो कुल मिलाकर 28 तारीख वाला जो फैसला था वो हमारे हक में गया। मैंने बताया ना 35(1) और 35(3) के बीच में किस प्रकार से उलझाया कि ठीक है हम आपको पावर देते हैं, आप अरेस्ट करो, लेकिन ये जरूर बताओ कि किस बिना पर आप अरेस्ट कर रहे हो, और नोटिस जरूर आप जारी करो। अब नोटिस इंसान कब देगा, जब उसको बताना पड़ेगा कि इसने क्राइम क्या किया है। और अभी तक मेरे ख्याल से सेरेना मैडम अरेस्ट नहीं हुई है। तो अगर सेरेना मैडम अरेस्ट नहीं हुई है इसका मतलब हम केस जीते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिसको कि मैं आपके थोड़े से नॉलेज में लेके आया। और अब उसके बाद में जो केस है जिसके बारे में मेरे को आपको बताना है कि 1070 का ही ये केस है और ये 3 अप्रैल वाला था ये हमारा केस। और इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये 1407 जो अभी मैंने आपको बताया था ये केस है। और इसके बाद में 671 वाला जो केस इसी के साथ में रिलेटेड था वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर केडी प्रतापन सर जो है वो पिटिशनर है हमारे, तो ये वही सेम केस है। इसके बाद वाला आता है 6079 वाला जो केस है ये डिस्पोज ऑफ हो जाता है सेम डे। 6079 जो है ये डिस्पोज ऑफ हो जाता है। और इसके अंदर बताते हैं कि 3 वीक्स का एक्सटेंशन दिया जाता है नॉट टू टेक कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ पिटिशनर। 3 हफ्तों तक याचिकाकर्ता के कोई भी संपत्ति के ऊपर आप हाथ तक नहीं रखोगे, फिर स्टे मिलता है हमको। इस केस में स्टे मिलकर और ये डिस्पोज ही हो जाता है ये पूरा, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। तो 6079 आपका डिस्पोज हो गया। 1407 के विषय में मैंने आपको बता ही दिया है कि ये किस प्रकार से 1407 1534 के साथ में लिंक था। 1534 के बारे में मैंने आपको बताया और उसका 671 और 1407 के का ये दोनों लिंक है। ठीक है, तो ये ना ये बहुत सारे इंटरलिंक्ड है, ये बहुत सारे। चलिए अब मैं एक आपको और एक केस बता देता हूँ कि जो बेल एप्लीकेशन का था, ये अभी मेरे पास में आ गया ये केस, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। 2232 इसका जो केस टाइप है बेल एप्लीकेशन। ये सेरेना मैडम को जो था इसका डेट आया था 7 अप्रैल का। ये 7 अप्रैल का केस था, इसमें भी स्टे मिला। कोर्ट ने बोला सेरेना मैडम को आप टच तक नहीं करोगे, स्टे एक्सटेंड हुआ है। और इसका जो नेक्स्ट डेट है वो है 11 अप्रैल, मतलब कल इसकी सुनवाई होगी इस केस की। तो 7 अप्रैल थी और उसको एक्सटेंड कर दिया गया, स्टे एक्सटेंड किया है और हमको 11 अप्रैल का डेट मिला है। तो एक चीज ये हो गई। और अब उसके बाद में मैंने आपको ये वाला बताया केस। अब उसके बाद वाला जो केस है वो है 477, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस हमारे लिए। मैं हमेशा से आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ, ये सारे केसेस के बारे में मैंने आपको बताया। 477 के बारे में मैं लास्ट में बताता हूँ आपको। 477 हमारे बर्ड्स का है, इसके बारे में लास्ट में बताता हूँ। उसके पहले 1407 वाला केस है और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि इसके बारे में थोड़ा सा ये मेरे को बताना है कि ये 17 फरवरी को चालू हुआ था ये वाला केस। और ये सारे केस एक जैसे है क्योंकि इसमें FIR नंबर सबके अंदर एक जैसी है। 880 चल रही है इसके अंदर, तो जो 880 से लिंक है वो सबको एक में कर दिया गया और जो 1070 FIR नंबर है उसको एक साथ कर दिया गया। तो ये थोड़ी समझने वाली बात है। और एक केस और था 690, इसका जो डेट आया हुआ है 19 जून वाला आया है इसका डेट। इसका नेक्स्ट डेट आया 19 जून। चलिए और मैं आगे आता हूँ। अब बस मेरे पास में एक ही केस बच रहा है ये वाला और इसको मैं ले लेता हूँ। और ये केस है हमारा 477 बर्ड्स। अब देखिए इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर भी यही लिखा हुआ आ रहा है कि ये बर्ड्स का जो हमारा केस था ये 13 मार्च को रजिस्टर्ड हुआ था और इसका जो नेक्स्ट डेट आया हुआ है 2 जून। लेकिन आपने एक चीज पर मेरा ध्यान दिया होगा जो मैंने बोला था कि ये टेंटेटिव है। क्या है ये टेंटेटिव, मतलब ये डेट को आगे पीछे हो सकती है, कोर्ट खुद मानता है इस बात को। ठीक है, तो अभी तो यही मुझे कहना पड़ेगा कि 477 जो है ये टेंटेटिव है
और इसके अलावा एक केस नंबर और है CRL MP 0100998/2025। ये वो केस था जो कि 11/2/2025 को दर्ज हुआ था और 15/2/2025 को ये डिस्पोज हो गया था। ये वो केस है। हमारे बहुत सारे जो हाई रिच के हमारे मित्र हैं, हमारे भाई है, हमारी बहन है, उनको परेशान किया जा रहा है। एक एक आईडी लोगों ने लगाई है 10,000 की, लेकिन इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि हम आपकी कंप्लेंट कर देंगे साइबर क्राइम में जाके, यहाँ जाके, वहां जाके। तो आज मैंने उन लोगों को ये बात बताई है कि हमारा जो केस है, हमारा आपने जो पैसा दिया है वो किसी रिप्रेजेंटेटिव को आपने नहीं दिया है, आपने पैसा कंपनी को दिया है और कंपनी ने उसके एवज में आपको आईडी दी है और वो सारा पैसा कंपनी के पास में है और ये न्यायालय के अधीन हमारा मामला चल रहा है। और ये जो 61 लोग थे जिन्होंने केस किया था वो ये केस हार गए हैं और कोर्ट कहता है इस केस के अंदर 1000998 में कि आपको हाई रिच पैसा देगा। इसका मतलब है कि हाई रिच तो वापस आएगा। तो इस केस को, ये केस भी डिस्पोज हुआ है। देखिए मैंने आपको 2-3 केसेस बताए हैं कि जो डिस्पोज हो गए, और भी कुछ केसेस हैं मुझे आपको बताना है कि वो भी डिस्पोज हुए हैं। तो कुल मिला के कहने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि हम बहुत जल्दी ये जो सारे केसेस है ये निपटने वाले, क्योंकि एक दूसरे से लिंक्ड है। आप देखिए बहुत सारे डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं और बहुत सारे कगार पर है। तो एक में फैसला आएगा तो उसका इंपैक्ट हमारे दूसरे केसेस पर पड़ेगा और सारे केसेस में हमको स्टे मिल रहा है। सारे, कुछ भी नहीं, ना कोई हमारी प्रॉपर्टी को उसको कुर्की कर सकता है उसकी, और नहीं कोई हमारा जो है वो सेना मैडम को या प्रतापन सर तो चलो ठीक है, वो तो बेचारे इनोसेंट है, फिर भी वो अंदर है। लेकिन देखना एक वक्त ऐसा भी आएगा जब उनको बाइज्जत बरी किया जाएगा। सर चाहते हैं कि मैं बाइज्जत बरी हूं, मैं क्यों बेल लूं, मैंने क्या गुनाह किया है, मुझे कोर्ट मेरे से माफी मांगे, मैं क्यों बाहर आऊं, मैं इस प्रकार से बाहर क्यों आऊं, है ना। तो ये बहुत सारी बातें हैं और बिल्कुल भी सारे स्टेज हमारे फेवर में है। और अभी जो कुलदीप सर से अब जो सेना मैडम की बात हुई है, तो सेना मैडम ने उसके अंदर बोला है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सारी चीजें हमारे फेवर में है। तो कुल मिलाकर ये सारे केसेस थे। अभी कल जो बेल एप्लीकेशन वाला मैडम का जो केस है उसकी सुनवाई कल होगी। जैसे ही सुनवाई होती है हम उसके विषय में आपको बता देंगे। कुछ केसेस हैं जो 29 मई को गए हैं, कुछ हमारे 2 जून को गए हैं, एक और हमारा केस है वो शायद कुछ जुलाई के अंदर भी गए हैं। लेकिन ये सारी टेंटेटिव डेट्स है, इनके ऊपर आप विश्वास न करें। और कई सारी डेट्स ऐसी होती है कि जैसे मान के चलिए कि 14 या 15 तारीख की डेट आई है ना, हियरिंग डेट जो है हमारा जो पोस्ट हुआ है उसको, लेकिन उसके पहले ही कुछ हमारे 4-5 केसेस तो ऐसे थे, मैंने खुद ने देखे हैं कि 17 तारीख आई है और 13 तारीख को सुनवाई हो गई उसकी। मेरे बड़ा आश्चर्य कि मैंने कहा 17 ये तो यही केस नंबर है, फिर 17 को 13 को कैसे हो गया। तो ऐसा पहले हुआ है। तो बर्ड्स में भी ऐसा होगा कि आगे चला जाएगा या पीछे आ जाएगा या पहले ही हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो मनोज भी जॉर्ज ने पहले भी ये किया है, डिस्पोज ऑफ ही करवा दिया हमारे कितने सारे केसेस। तो ये संभावना है और मैंने कोशिश करी आप लोगों को पूरा अच्छे से समझाया। जिसका ऑर्डर आया मैंने ऑर्डर पढ़ के बताया इंग्लिश में, हिंदी में, और आपको 35(1), 35(3) सेक्शंस के साथ में एक एक चीज समझाई। सारे स्टेज हमारे फेवर में है, न कोई हमारे सेना मैडम को अरेस्ट कर सकता है, न हमारी संपत्ति को कुर्क कर सकता है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सारे स्टेज हमारे फेवर में क्यों आ रहे हैं, इनके फेवर में क्यों नहीं जा रहे हैं। तो आप बहुत प्रबुद्ध है, बहुत आप लोग जो है मैं आपको भद्रजन बोलता हूँ, आप लोग बहुत विद्वान हैं और आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि इशारा कहाँ है। अभी हमारे आगे कुलदीप सर आएंगे, हमारे गुरुदेव आएंगे और वो आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। जो भी उनकी बात हुई है लीगल टीम से या मैडम से या जिनसे भी हुई है, क्या बात हुई है मुझे भी नहीं पता है। तो जितने उत्सुक आप हैं उतने उत्सुक मैं भी हूँ। तो मैं बिल्कुल अब देरी नहीं करूंगा, बैक टू होस्ट करूंगा राम लखन।